शक्तिमान। ए बुलेट, मैं तुझे अपने शरीर से आर पार नहीं होने दूंगा, रुक जा। रिश्तेदार आते ना संडे को, तो बेटा कौन सी क्लास में हो, ठीक है, कोई ऐसे करके कैच करता है और कोई है ना ऐसे करके कैच करता है। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस अमेजिंग सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का मजेदार टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर को मैं तुम्हें एकदम मजेदार तरीके से समझाने वाला हूं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर तुमको रिलेट कर पाऊंगा। अगर तुम एक एनीमे फैन हो तो तुम भाई इस लेक्चर से तुम्हें प्यार होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और ये जब तक ये सेशन खत्म नहीं होता जब तक तुम्हें उठना नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले जान लेते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ रहे होंगे। 3 लॉ पढ़ेंगे जो हमारे न्यूटन दादा के सदियों से चले आ रहे हैं, वो 3 लॉ को यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे मोमेंटम और इंपल्स क्या होता है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी मैं आज लेके आया हूँ। उसके बाद हम समझ रहे होंगे भैया फोर्स मैट्रिक्स को, कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं जो लगती है बॉडी के ऊपर, टेंशन फोर्स, वेट, नॉर्मल, ये सब हम आप स्टडी कर रहे होंगे। उसके बाद है ना एफबीडी बनाना सीखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है भैया कौन सी फोर्स कब कहां लगानी होती है, पता ही नहीं चलता। तो टेंशन मत ले मेरे भाई, आज तेरा भाई आ चुका है, तुझे इस चैप्टर से प्यार करवा देगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भैया फोर्स क्या होती है। 9th क्लास में तुमने पढ़ा था भैया किसी चीज को धक्का देना, किसी चीज को खींचना, ये फोर्स होती है। तो बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर जो आता है वो आता है भैया इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया सिंपल भाषा में समझो ना तो भाई ये आलसपन है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो क्या है, आलसपन है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, अपोज करता है। फॉर एग्जांपल के लिए तुम आराम से चैन की नींद सो रहे हो, अब तुम्हारी मम्मी ने वहां से चप्पल फेंक के मारी, ठीक है, तो तुम एक बार तो गहरी नींद में सो रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारी मम्मी आके तुम्हें उठाएगी। तो अब तुम्हारा जो मन नहीं कर रहा है ना उठने का, वही क्या है, इनर्शिया है। मतलब ये क्या करता है, अगर तुम एक रेस्ट में पड़े हो तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। वो अपोज करता है बॉडी को कि भाई तू अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह, अगर चल रही है तो चलती रहे, बस। वो आलसपन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहता। तो यही है क्या है, इनर्शिया है, समझ गए। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज द स्टेट ऑफ बॉडी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ये होता है इनर्शिया। अब यहां से एक सवाल आया था नीट एग्जाम में, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बताओ। शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है या मास पे डिपेंड करता है, बताओ। अरे भैया अभी तो बताया मास पे डिपेंड करता है। क्यों क्यों बताओ क्यों मास पे। अब मान के चलो एक 100 किलो का इंसान है और एक 60 किलो का इंसान है मेरे जैसा, ठीक है। अब किस में ज्यादा आलसपन होगा उठने में? 100 किलो वाला ज्यादा भारी है ना भाई, उसको आलस आएगा ज्यादा, अरे यार इतना वजन लेके कहां जाऊं मैं। तो भाई 100 किलो वाले को आलस आएगा ना। अब 60 किलो का मैं हूं, मैं तो यूं करके जंप मार लूंगा। अब 100 किलो वाला मार लेगा, जंप नहीं मारेगा ना। तो वेट पे डिपेंड करता है इनर्शिया, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है स्कूल एग्जाम में कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ भैया, एरिस्टोटल ने क्या कहा था भैया, इन्होंने कहा था, ये साइंटिफिक न्यूटन से पहले इन्होंने लॉ देने की कोशिश करी पर न्यूटन ने देने नहीं दिया। न्यूटन ने गलत साबित कर दिया, भाई हम हैं यहाँ के बादशाह, हम जो कहेंगे वही होगा। तो इन्होंने क्या कहा था, कांस्टेंट फोर्स इज नीडेड फॉर अ कांस्टेंट मोशन। हमें अगर किसी बॉडी को मोशन में लगातार रखना है तो उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या बोला, अगर हमें किसी बॉडी को लगातार मोशन में रखना है तो उस पर लगातार फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी। पर न्यूटन दादा आए, कैसे कैसे हो सकता है भैया, हम बैठे हैं यहाँ पर, तुम अपना लॉ कैसे दे जाओगे। तो न्यूटन दादा ने बोला कि भैया तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। तो इन्होंने गलत साबित कर दिया इनको, ठीक भाई ऐसे नहीं है। कि इन्होंने जो अपना लॉ दिया ना, उन्होंने कहा अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। अरे भैया ये थ्योरी व्योरी समझ में नहीं आती, हमें तो एग्जांपल से समझाओ। देखो अब है ना, तुम है ना, ये तो यार तुमने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो सिंपल क्या है, जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाते तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर अब वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, एक्सेप्ट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो तो, ठीक है, तब तक। क्योंकि फ्रिक्शन भाई अपोज करता है बॉडी को, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो रुक जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज है। अब कोई बुक पढ़ी है जो तुम्हारी पढ़ी रहती है सालों साल तक, एग्जाम आते हैं जब तुम उठा के देखते हो, ठीक है, तो वो बुक क्या है, रेस्ट में ही पड़ी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हमें, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखना 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। यहां से सवाल आता है, ध्यान से सुनना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो अपर बॉडी क्या करती है, पीछे की तरफ एकदम से, ये तो ब्रेकर वाला तो बाद में, अगर मान लो एकदम से एक्सेलरेट करा ड्राइवर ने, तो तुम क्या है पीछे की तरफ जाते हो। बस रुकी हुई है, क्या करा, बस रुकी हुई है, ठीक है, आराम से बस रुकी हुई है, ड्राइवर ने गाने चला रखे हैं,
और एकदम से फिर है ना उसके मन में आया स्पीड बढ़ाता हूँ, एकदम से उसने स्पीड बढ़ाई, तो क्या है तुम्हारी बॉडी ना पीछे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी भैया? क्यों? यही तो लो है इनर्शिया, क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी रेस्ट में थी तो वो चाहिए भाई तुम रेस्ट में रहो, लेकिन एकदम से मोशन हो जाता है तो बॉडी तुम्हारी पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। यहां पर आएगा ब्रेकिंग वाला सिस्टम। ड्राइवर है ना मस्त झूम झाम के चल रहा है, मस्त गाना बना रहा है, हम यार है तुम्हारे हमसे मिला करो, ये गाने चलते रहते हैं 90s वाले प्लेलिस्ट वाले। ठीक है, तो आगे एकदम से ब्रेकर आ गया, ब्रेकर में उसने ब्रेक मार दिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा तुम्हारी बॉडी मोशन में एक सडनली उसको स्टॉप करेगा, तो क्या करेगा तुम आगे की तरफ जाके गिरोगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, तुम आगे की तरफ जाके गिरोगे। क्यों? ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो इस तरीके से तुम्हारी बॉडी मोशन में नहीं, तो अब तुम सडनली उसको रेस्ट में लाना चाहोगे तो ये तुम्हारे होगा ही होगा। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आ जाओ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो अंकल को आ गया झूम झाम तरीके से, अब पहाड़ों पे भाई ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को दे दिया, फिर बस ड्राइवर को दे दिया, वो कभी इधर कट मारता है कभी इधर कट मारता है। ठीक है, मस्त गाने का आनंद लेता जा रहा है, मस्त गाना सुनता जा रहा है, हमसे मिला करो हमसे मिला करो। भाई साहब फिर एक ऐसा शार्प टर्न आया, उसने ना एकदम से यूं करके मोड़ दिया। ठीक है, शार्प टर्न आया, उसने एकदम से यूं करके मोड़ दिया और तुम्हारी बॉडी इधर आके पड़ गई। ठीक है, टर्न तो उसने इस साइड लिया, राइट साइड लेफ्ट साइड लिया और तुम्हारी बॉडी राइट साइड आके पड़ गई। तो ये क्या इसका एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। बॉडी क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, सीधी सीधी जा रही थी, तो उसने शार्प टर्न ले लिया, तो एकदम से क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया, अपोज करेगी। ठीक है, वही बताया ना मैंने, जिस डायरेक्शन में उसने मुड़ा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लुढ़क के पड़ जाते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल इसमें दिखा रखा है, यहाँ पर कार का एग्जाम्पल लिया, लेकिन बस से तुम रिलेट कर पाओगे। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं भैया कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया। आ रहा है ना मजा? अभी आगे तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब समझते हैं भैया ट्रू डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यहां पे आता है हमारा मोमेंटम का कंसेप्ट। देखो, हाउ हार्ड इट इज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को कितना मुश्किल है रोकना, ये किस पर डिपेंड करता है? उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। देखो एक है ना 10 किलो का हाथी है, हाथी भाई का वेट कितना होगा तारक मेहता में? अब तो बेचारा वो पहले वाला हाथी था उसका वेट ज्यादा था, अब तो उसका कम है। तो हाथी है हमारा 10 किलो का हाथी है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 किलो का हाथी है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इसका क्या है? हाई मास है, लो वेलोसिटी है। ठीक है, इसको भी रोकना मुश्किल है। अब तुम इस हाथी को रोक लोगे शक्तिमान बन के, शक्तिमान रोक पाओगे 10 किलो के हाथी को? नहीं, 10,000 किलो के, 10 किलो का नहीं 10,000 किलो के हाथी को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे, एक सूंड मारेगा तुम वहां जाके गिरोगे। ठीक है, तो नहीं रोक पाओगे। दूसरा कंडीशन देखो, ये है बुलेट, गन से बुलेट छोड़ी डिस्क्याओ, तो भाई रॉकेट की स्पीड से नहीं, 0.05 kg बहुत कम मास है। बुलेट है क्या है? बहुत ही कम मास है, लेकिन जो स्पीड है ना वो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, एक सेकंड में 400 मीटर कवर कर रही है। तो यहां पर क्या है? लो मास है, हाई वेलोसिटी है, लो मास है, हाई वेलोसिटी। अब तुम इस बुलेट को ऐसे करके रोक सकते हो, ए बुलेट मैं तुझे अपने शरीर से आर पार नहीं होने दूंगा, रुक जा। अरे भाई साउथ की फिल्म वाला हीरो थोड़ी है, तू रोक लेगा? साउथ की फिल्म में ऐसे होता ना, बुलेट चली यूं करके वापस उसके मार दी। भाई कुछ भी बना देते हैं साउथ वाले, पर अब तो बहुत अच्छी आ रही है, पहले ऐसे होता था, पहले मूवी देखता था मैं। ठीक है, तो भाई किस पे? मास पे डिपेंड कर रही है भाई। ठीक है, जो स्पीड क्या कहते हैं, मास पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्या डिपेंड कर रही है? देखो, बोथ आर डेडली, वी नीड अ पैरामीटर कंबाइन बोथ। अब इन दोनों को पैरामीटर को जो कंबाइन करता है उसे क्या कहते हैं? हम मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम कैसे ड्राइव हुआ? मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। ये कैसी क्वांटिटी है भैया? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो फॉर्मूला होता है मास और वेलोसिटी। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ये बात है ध्यान रखनी। इस तरीके से मैंने मास और वेलोसिटी का एग्जांपल लेके तुम्हें मोमेंटम समझाया है। आई होप अभी तक तो तुम क्या कर सकते भैया, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना पढ़ा था, लेकिन फील अब आया ना। तो देखो, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी बताओ? ऐसा यूनिट क्या होगी? मास का kg, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे? डायमेंशन फॉर्मूला, मास का क्या होता है? m, और v का क्या होता है? LT माइनस
1। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारा। तो ये थोड़े थोड़े ना सिंपल पिछले वाले चैप्टर का भी रिलेट करके चलता रहना। हर एक चैप्टर का आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, और हर एक चैप्टर का आपको मतलब हर एक टॉपिक का जो कंसेप्ट पढ़ा जा रहा है वो वेक्टर है, स्केलर है, उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बस समझते हैं भैया न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ। न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ डिपेंड करता है हमारा फोर्स पे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कहता है भैया, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? फोर्स क्या कह रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसमें देखो इसका जो हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं एफ नेट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। डी टी क्यों लिख रखा है, ये ना डिफरेंशिएट फॉर्म में यूज करते हैं हम, यानी कि रेट जब भी आते हैं ना तब हमें ना डी बाई डी टी से ही डिनोट कर देंगे। रेट का मतलब टाइम के साथ क्या वेरी कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए तुम्हें। तो एफ नेट कितनी हो जाएगी हमारी, डीपी बाई डी टी हो जाएगी। अब जनरली ना कोई भी तुमसे सेकंड लॉ पूछता है न्यूटन का, बेटा सेकंड लॉ बताओ, अंकल आए तुम्हारे घर पे, रिश्तेदार आते हैं ना संडे को, तो बेटा कौन सी क्लास में हो, पूछते हैं ऐसे। फिर तुम बताते हो अंकल 11th क्लास में हूँ। कौन सी स्ट्रीम ली है बेटा? अंकल साइंस स्ट्रीम ली है। अच्छा साइंस स्ट्रीम ली है, फिर मतलब आईआईटी या फिर नीट? ये जनरली क्वेश्चन रहते हैं ऐसे रिश्तेदारों के, भाई आते हैं तो आईआईटी या नीट? फिर बोलते हैं अंकल अभी तो मेडिकल लिया तो नीट का सोचा है। चलो बेटा बढ़िया बढ़िया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, न्यूटन का सेकंड लॉ बताना। तो तुम अंदर से है ना किलस जाते हो, ये कहाँ से आ गया ये अंकल, न्यूटन का सेकंड लॉ पूछ रहा है, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पता होगा मुझे। फिर तुम बताते हो एफ इज इक्वल टू एम ए। फिर अंकल कहता है शाबाश बेटा शाबाश, तुम्हारा नीट पक्का क्लियर है क्लियर है। भाई अगर वो अंकल समझदार होना तो तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाएगा, कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है ना वो ये नहीं कहता एफ इज इक्वल टू एम ए। जब भी तुमसे कोई न्यूटन का सेकंड लॉ पूछता है उससे तुम मुंह पे फेंक के मारते हो एफ इज इक्वल टू एम ए। भाई ये नहीं है, ये जब भी है वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो ऑब्जेक्ट का। एक्चुअल लॉ होता है एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अंकल को अब ये मत बोल देना एफ इज इक्वल टू एम ए, तुम्हारी बेइज्जती करके भाग जाएगा। ठीक है, अब ये पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। पी की वैल्यू क्या थी, मास इंटू वेलोसिटी, तो हमने एम इंटू वी पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, एम इंटू वी पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो एम इंटू वी पुट कर दिया, जब अगर m इंटू बोथ मास कॉन्स्टेंट है, मास इज कॉन्स्टेंट 99% केस में ये लगता है। ठीक है, मास कॉन्स्टेंट तो f इजिकल टू एम ए आ जाएगा। मास क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो f इजिकल टू एम ए आ जाएगा। अगर मास वेरिंग है, जैसे कि रॉकेट जब लॉन्च होता है, देखा ना रॉकेट क्या होता है, लॉन्च होता है तो उसका नीचे से फ्यूल कम होता जाता है, कम होता है तो मास कम होता जाता है। ठीक है, तो मास यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, तो उस केस में लगाएंगे वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें लगा के रखना है, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, डी पी बाई डी टी। अगर मास कांस्टेंट है तो एफ इजिकल टू एम ए, अगर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। इतना समझ में आया? देखो यहां पर मैंने लिख रखा है एफ इजिकल टू एम ए इज ओनली अ हाफ ट्रूथ। यूनिवर्सल लॉ जो है एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी है। इतना तुम्हें समझ में आया नहीं आया बताओ? अब किसी को डाउट तो नहीं हो रहा भैया ये डी एम बाई डी टी कैसे आया? डाउट है ना? तो देखो ये इसका है ना फॉर्मूला होता है, जैसे डिफरेंशिएट इसको तुम करोगे ना तो मास को यहां लिख लो और डी बाई डी टी को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, एक बार क्या करो फिर उसके बाद v को यहां लिख लो, डी एम बाई डी टी को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अगर देखो मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है भैया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डीवी बाई डी टी क्या होता है भैया, a होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, a, तो m इजिकल टू a, तो ये f इजिकल टू m है, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर मास वेरिंग है तो ये वाला फॉर्मूला भी साथ में चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम बस याद रखो। समझ में आ गया ना, f इजिकल टू m है, और वो वाला कैसे निकालते हैं ये भी मैंने रब कर दिया है ताकि ये अच्छा सा सुंदर सुंदर दिखे। सुंदर लग रही है ना भाई? आ जाओ अब आगे। इतना समझ में आ गया? अब समझते हैं भैया इंपल्स क्या होता है। इंपल्स देखो, तुम क्रिकेट खेलते हो, अरे वो कैसी बात है भैया, क्या आप सवाल पूछ रहे हो, क्रिकेट तो खेलते हैं हम। तो जब एकदम से है ना खतरनाक वाला शॉट मारता है प्लेयर और तुम कैच करने के लिए रेडी रहते हो ना, कैच करने के लिए रेडी रहते हो, तो कैच एकदम से तुम करते हो, बहुत अलग अलग तरीके से भाई समझदार है ना, महानुभवी व्यक्ति होते हैं। कोई है ना ऐसे करके कैच करता है, देखो ऐसे करके। ठीक है, कोई ऐसे करके कैच करता है और कोई है ना ऐसे करके कैच करता है देखा होगा तुमने भाई, बहुत तरीके के महानुभवी होते हैं। ठीक है, तो भाई है ना बहुत तेज स्पीड से ना बॉल आ रही है ऊपर से, तो जनरली हम क्या करते हैं ना, थोड़ा ना टाइम एक्सटेंड करने के लिए हाथ को पीछे खींचते हैं ना, बॉल कैच करने के लिए हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचते हैं। वो क्यों खींचा बताओ? क्योंकि हमारे हाथ पे ना चोट ना लगे इसलिए खींचा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए हमें। तो वही क्या है, छोटे से समय के लिए जो फोर्स लगती है ना
उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। बहुत खतरनाक वाली फोर्स, मैसिव फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, छोटे से समय के लिए जब फोर्स लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है भैया, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है। देखो फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स का फॉर्मूला सिंपल होता है, फोर्स इनटू टाइम। क्या है, छोटे से टाइम में ज्यादा फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होगा, ये याद रखना, जे से डिनोट करते हैं, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो इसको हमने चेंज इन मोमेंटम लिख रखा है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये क्या होता है, डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी होता है। अभी हम पीछे पढ़ के आए ना, एफ इजिकल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, अब इस फोर्स को मैं इस साइड कर देता हूं मल्टीप्लाई, मतलब टाइम को इस साइड कर देता हूं, तो डेल्टा पी आ गया। अब ये डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी क्या है भैया, हमारा जे है, तो जे हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा पी के इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आया, ये दिख नहीं रहा होगा तो बस मैं ना यहीं पे बता देता हूं आपको, एफ इंटू डेल्टा टी को हम जे लिख सकते हैं, तो इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो सकता है, हो सकता क्या होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि आपको न्यूमेरिकल में पूछ लेता है भैया, ठीक है, तो इंपल्स निकालो, तुम्हारे पास ना फोर्स दे रखी है ना टाइम दे रखा है, तुम्हें दे रखा है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दे रखा है, फाइनल मोमेंटम दे रहा है। अब तुम सोचोगे यार फोर्स तो दे नहीं रखी, टाइम भी नहीं दे रखा, भैया ने तो बताया था एफ इंटू टी होता है, तो मैं इंपल्स कैसे निकालूंगा। तो तुम्हें करना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, और फिर फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना है, मोमेंटम हमारा मतलब इंपल्स हमारा आ जाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू दे रखी हो तो तब ये वाला फॉर्मूला, अगर नहीं दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला, तो बस चेंज इन मोमेंटम निकाल दोगे तो आ जाएगा। तो देखो यहां पर ये समझदार क्या था, इसने ना कैच करी तो यहां पर भाई इसके ना चोट लगी। क्यों लगी भाई, इसने ना पीछे की तरफ टाइम नहीं लिया, एकदम से स्पीड में बॉल आई और इसने ना आगे हाथ लड़ा दिया। कई बार क्या होता है भाई, जोश जोश में ना कैच करने जाते हैं और कैच ही नीचे छुप जाती है, मतलब कैच ही नहीं होती, फिर बहुत बुरी बेइज्जती होती है। चारों तरफ से कैमरा मैन है ना फोकस करके उसी प्लेयर को दिखाता रहेगा, देखा हुआ आपने, कैमरा मैन अगर कैच छूट जाती है ना उसी प्लेयर को दिखा देता है भाई, उसको है ना इतनी शर्मिंदा कर देता है, इतनी शर्मिंदा करता है भाई, अंदर उसको धक धक होने लग जाती है। ठीक है, तो भाई तुम्हें जब टाइम नहीं लेते हैं तो मैं ना एक्स्ट्रा फोर्स लगती है यहाँ पर, तो फिर हाथ में ना हर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है, देखो ये देखो इसने क्या करा, इसने ना आराम से, ये समझदार व्यक्ति था तो थोड़ा इसने पीछे तरफ खींचा अपने हाथ को और थोड़ा उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो उसे फोर्स इतनी एक्सपीरियंस नहीं हुई, लगी नहीं। यहाँ पर लॉन्गर टाइम मिला तो लोअर पीक फोर्स, तो सेफली उसने कैच कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया भैया, हाँ भैया समझ में आ गया। इंपल्स का ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है, तुम्हें ना क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट यहां से निकाल सकते हो, एफ की, क्या कर रहा है भाई, चीटिंग नहीं, एफ की क्या होती है न्यूटन और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, इंपल्स की ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम वाला ध्यान रखना, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। आ जाओ अब आगे, अब आते हैं भैया चेंज इन मोमेंटम जिसकी हम बात कर रहे थे, इसी पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आ जाओ, देखो ये बॉल, मतलब ये क्या है, बैट है, बेसबॉल वाला बैट है, ये बेसबॉल वाला है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल ये बैट मान लो। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन समझो, 0.15 kg की बॉल है, उसने ना बैट से हिट करी 12 मीटर पर सेकंड से, मतलब बॉलर ने फेंका बॉल को, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड से बैट पे लगी, फिर उसने शॉट मारा बैक, ये बॉल आई, फिर वापस से उसने शॉट मारा तो 12 मीटर पर सेकंड से वापस गई। ठीक है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। अब यहां पर है ना इंपल्स भी लिख सकता था, मैं तो यहां पर लिखा फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, यहां पर लिख सकता फाइंड द इंपल्स, तो बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से आपको भी चलना है। तो सबसे पहले ना इनिशियल मोमेंटम निकालो। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा भैया, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो जो बॉलर ने फेंका तो उसका मास तो दोनों में सेम रहेगा, फाइनल मास भी इनिशियल मास चेंज थोड़ी जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है भाई, बॉल आई थी फिर पिचक गई, इतनी कच्ची बॉल थोड़ी खेलते हैं यार कोस्को वाली। ठीक है, मास तो सेम ही रहता है बॉल का, तो 12 मीटर से आई और 12 मीटर से गई। अब इसमें है ना डायरेक्शन का भी रोल है, समझो। देखो ये जो फाइनल मोमेंटम है ना, फाइनल मोमेंटम क्या होगा भैया, मास इनटू वेलोसिटी होगा। ठीक है, और जो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बताओ, इनिशियल मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होगा, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो और दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हो, इस तरीके से। तो हमने क्या रखा, -mv लिखा है यहाँ पर। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पर माइनस क्यों लिया है बताओ भाई, एक डायरेक्शन को तुम्हें पॉजिटिव लेना है, एक डायरेक्शन को, अब फेंकने वाली डायरेक्शन को तुम क्या कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, और जो वापस आ रही है उसे पॉजिटिव ले लो, समझ गए। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम mb माइनस mb माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। तो अब क्या हो गया, m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो mv प्लस mv 2mv हो गया। इतना समझ में आया बताओ,
2 mv हो गया, बस कुछ नहीं। यहाँ पर अब हमने वैल्यू पुट कर दी, मास कितना था 0.15 और वेलोसिटी कितनी थी 12, इसको सोल्व करके 3.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया हमारा आंसर, यानी चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ गया। अब इस वाले पे आ जाओ, देखो 0.05 की दिख नहीं रहा होगा, इसकी जो वैल्यू है 0.05 kg बुलेट एट 100 मीटर पर सेकंड से फायर करी गई है और वो स्टॉप कंप्लीटली इंस्टेड इनसाइड अ वुडन ब्लॉक। मतलब एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर है ना बॉल को मारा है, मतलब बॉल कह रहा हूँ क्या है, गन से है ना फायर किया है, ठीक है, जो बुलेट है ना वो लकड़ी के अंदर जाके रुक गई है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम बताओ, चेंज इन मोमेंटम बताओ, ठीक है। तो पहले तो आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालोगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास तो हमारा यही है 0.05 और वेलोसिटी 100 है, तो 0.05 इंटू 100 करोगे तो कितना आ गया भैया, 5 आ गया, ठीक है। यही लिख रखा है देखो, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो 5 आ गया हमारा, ठीक है। और फाइनल में क्या है, अब लकड़ी के अंदर जाके रुक गई, ठीक है। मास तो सेम ही है बुलेट का, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तो मास इंटू 0, तो 0 मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि रुक गई ना भाई वो, तो स्टॉप हो गई, तो अंदर क्या होगा 0 होगा। चेंज इन मोमेंटम कैसे करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 0 और इनिशियल क्या था, माइनस का साइन लगाया 5, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो माइनस का 5 kg मीटर पर सेकंड आया है हमारा। अब ये समझ में आया बताओ। अब भैया तुम कहोगे भैया माइनस क्यों आया है, क्यों भाई, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। बुलेट हमने यहां से फायर कर दिया, मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है यार। अब यूं मत कहना कि -5 kg क्या कैसे हो सकता है ये, भाई जो माइनस बता रहा है ना वो डायरेक्शन को बस रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इतना ध्यान रखो। वेक्टर तो तुमने इसलिए तो पढ़ा था भैया, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी उनका कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। अब समझते हैं भैया न्यूटन का थर्ड लॉ। इसमें क्या मिथ क्या होती है, वो फन के लिए ना मास्टर ने एक बार बता दिया था कि अगर तुम्हारे कोई थप्पड़ मारा, ठीक है, किसी ने थप्पड़ मारा और तुमने भी उसे उल्टा थप्पड़ मार दिया, तो जो उसने थप्पड़ मारा उसने एक्शन किया, तुमने थप्पड़ मारा उसने रिएक्शन किया, तो एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये होता है। तो भाई ये आधा मिथ है, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये मिथ है बस। इफ आई स्लैप यू, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, मैं नहीं मारूंगा यार, तुम मेरे लाडले भाई हो, बस समझाने के लिए, ठीक है। यू स्लैप मी बैक, तुमने मेरे को वापस मारा, मुझे पता है तुम भी नहीं मारोगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हें मारा तो उसके तो मारोगे ना यार। तो ये क्या है, सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है भैया, 1 by 1, पहले उसने मारा फिर आपने मारा, 1 by 1 करके हो। लेकिन रियलिटी में क्या है, देखो, माई हैंड स्लैप योर चिक एंड योर चिक स्लैप हैंड एट द एग्जैक्ट सेम इंस्टेंट, ठीक है। मैंने थप्पड़ मारा और तुम्हारा हाथ रेडी है मारने के लिए मुझे, ठीक है। मैंने थप्पड़ मारा, तुम्हारा हाथ रेडी है मारने के लिए, तो दोनों ने ऐसे करके लगाया, ये मेरे थप्पड़ लग रहा है ऐसे करके लगाया, तो सेम इंस्टेंट पे लग रही होती है ना, वहां पर रियलिटी है। तो साइमल्टेनियस लग रही है, 1 by 1 करके नहीं होता, यहां पर कंडीशन है एक्शन रिएक्शन की। देखो मैं तुम्हें कंडीशन समझाता हूं। सबसे पहले तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। जितना फोर्स तुमने लगाया उतना ही फोर्स वो लगाना, सामने वाली बॉडी पे लगना चाहिए। अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, एक्शन इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ लगना चाहिए, ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए 1 by 1 करके। उसके बाद एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 2 डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, ठीक है। और उसके बाद सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए, ठीक है, सेम नेचर का ही फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस तरीके नहीं, सेम नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये बुक धरी है टेबल पे, हर एक 2 बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती लगाती है, बस वो है हमारे नजरिए की है बात, हमें दिखती नहीं है, ठीक है। फोर्स तो है सब जगह, बस नजरिए की है बात। न्यूटन के लॉ है सब जगह, बस नजरिए की है बात। तो इस तरीके से फिजिक्स है, फिजिक्स तो है हर सब जगह, बस नजरिए की है बात। ये क्या बात है यार, ताली बजा दो यार, इतनी मस्त शायरी बोल दी मैंने। देखो टेबल पर रखी है बुक, ठीक है। अब ये बुक क्या है, सबसे पहले तो ये बुक फोर्स लगा रही होगी टेबल पे, ठीक है। अब ये टेबल भी बुक पे फोर्स लगा रहा होगा, ये देखो फोर्स ऑन टेबल ऑन, फोर्स ऑफ टेबल ऑन बुक, ठीक है। और ये क्या है, फोर्स ऑफ बुक ऑन टेबल, ये इस पे फोर्स लगा रही है, टेबल उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये बुक नीचे की तरफ फोर्स लगाई है। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हमने कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एक्ट साइमल्टेनियस, एक साथ लग रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ये बुक है ये टेबल है, सेम नेचर की फोर्स लग रही है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। वो क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यार तुम, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है नरूटो का, ठीक है, एनीमे देखते हो तो तुम समझोगे। नरूटो यार कोई भी सुपर हीरो देखो, तो वो क्या करता है, जमीन पे ऐसे फोर्स लगाता है ऊपर कूदने के लिए,
ठीक है, जमीन पे नीचे फोर्स लगाता है, ग्राउंड पे नीचे फोर्स लगाता है, और ग्राउंड उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, तो वो क्या करता है, ऊपर उड़ जाता है ना, सुपर हीरो या फिर नरूटो जो भी है, जो तुम लगा लो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड, नरूटो ने ग्राउंड पे फोर्स लगाई, ग्राउंड ने नरूटो के फोर्स लगाई, तो वो ऊपर भाग गया, तो यहां पर एक्शन लगा, उस ग्राउंड ने रिएक्शन कर दिया। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो, कोई भी बॉडी एक्शन रिएक्शन बनता ही है, ठीक है, इतना समझो। आ जाओ, अब तो मैंने एक दो एग्जांपल खुद से भी चेक करने हैं भाई, ठीक है, कैसे होता है। अब तो मैंने ये जैसे बोर्ड है, अब इस बोर्ड पे मैं हाथ रख रहा हूं, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, अब बोर्ड भी मेरे पे अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि रिएक्शन कर रहा होगा। अब आ जाओ भैया, बंदूक से ढाई ढाई करने का समय आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे हम क्या कहते हैं भैया, PCLMB कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम। अरे भैया ये तो बहुत बड़ा नाम है, इसलिए तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। आ जाओ, देखो इसमें क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, जीरो होती है। क्या होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, बॉडी रेस्ट पे होगी या फिर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही होगी, या तो कौन ऑब्जेक्ट है ना, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा या बॉडी रेस्ट पे होगी, तो वहीं पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो इस सिंपल भाषा में समझो, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है बॉडी पर, तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, हमें थोड़ा ये बताओ। कंजर्वेशन का मतलब जहां भी आ जाए ना, तो समझ लेना कांस्टेंट है। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आती है तो एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम था उसके इक्वल ही फाइनल मोमेंटम होगा, बस इतना सा। इनिशियल मोमेंटम था, वही फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा, तो दोनों को करोगे तो तुम जीरो, नेट जो है वो जीरो आता है, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। अब देखो, बिफोर फायरिंग, ये गन है, ठीक है, पिस्टल है, पिस्टल तुम्हारे पास रखी है नहीं सर भैया, हम तो शरीफ आदमी, हम क्या करेंगे, पिस्टल का लाइसेंस भी लेना पड़ता है भैया, रख लोगे तो तुम्हारे घर पुलिस आ जाएगी। देखो सिस्टम, ये पूरा ना एक बॉडी है, बॉडी में सिस्टम बना लिया इसको, ठीक है, इसके अंदर बुलेट है, ठीक है, इसके अंदर बुलेट है, ठीक है। अब जो देखो, ये जो स्मॉल से मैंने डिनोट किया है ना, ये जो स्मॉल v है, ये क्या बता रही है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट की, ठीक है। तो यहां पर जब वेलोसिटी ही जीरो है बुलेट की, अभी फायर नहीं हुई है, बिफोर फायरिंग है, अंदर पड़ी है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा भैया, जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आया, बहुत ही प्यारे तरीके से समझा रहा हूं भैया, बहुत ही प्यारे तरीके से, कोई नहीं समझाएगा ऐसे। अब आ जाओ आफ्टर फायरिंग, अब तुमने ना फायरिंग कर दी, बंदूक चलानी आती होगी, अरे भैया हम क्या आती है, हमने अरे बचपन में छोटी वाली बंदूक नहीं चाहिए, पिचकारी वाली चलाई है हमने तो, ठीक है, छोटी बच्चों को डरा देते थे। तो ये अंदर बुलेट जब इसने फायर करी, यहाँ से खट देनी सी फायर करी, तो जो पीछे की तरफ जो हैंड मूव करता है ना, पीछे की तरफ जाती है। देखो पिक्चरों में तो नहीं दिखाते, पिक्चरों में तो भाई यूं करके यूं दो हाथ से दिखा देते, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है भाई। एक्चुअल में ना भाई बहुत भारी होती है गन, बहुत ज्यादा भारी होती है, और तुम पकड़ोगे ना जब फायर करते हो तो बहुत ही स्पीड से पीछे की तरफ खींचती है, एकदम से झटका लग सकता है हाथ में। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी है, पीछे की तरफ जो गन जाती है ना, ये आगे एक्शन हुआ, पीछे रिएक्शन हो रहा है, आगे एक्शन हुआ, बुलेट निकली रॉकेट स्पीड से, और पीछे भी ये जो गन है ना पीछे की तरफ मूव होती है, एकदम से झटका लगता है, तो ये रिकॉइल हुआ, आगे एक्शन करा, पीछे रिएक्शन करा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी भी है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू रिकॉइल ऑफ गन, मास इंटू रिकॉइल ऑफ गन। अब यहाँ पर देखो क्या समझ, यहाँ ये बच्चों कंफ्यूज होती है। देखो यहाँ पर समझो भैया, यहाँ पे दो कैसे आ गए, देखो ये जो स्मॉल एम है वो है मास ऑफ बुलेट, जो कैपिटल एम है वो है मास ऑफ गन, जो स्मॉल वेलोसिटी है वो है मास ऑफ बुलेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और जो कैपिटल वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब ये क्या है, आगे की तरफ जा रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो पहले आगे वाली डायरेक्शन को मोमेंटम को ऐड करेंगे, फिर बाद में पीछे वाले मोमेंटम को ऐड करेंगे, समझ रहे हो। आगे वाला ज्यादा भारी है ना भाई, ज्यादा फास्ट है, गन तो रॉकेट की स्पीड जा रही, मतलब बुलेट रॉकेट की स्पीड जा रही है, तो वो आगे वाली ज्यादा बड़ी होगी ना वैल्यू, पीछे वाली छोटी होगी। तो हमने क्या करा, पहले आगे वाली को लिख लिया। मोमेंटम क्या होगा, पहले तो बुलेट का मोमेंटम लिखो, मास इंटू वेलोसिटी, फिर माइनस लगा दिया, फिर क्या करा, मास इंटू रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि मास गन का और वेलोसिटी रिकॉइल की यानी गन की। तो ये फाइनल मोमेंटम ये आ गया भैया, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम ये आ गया। समझ गए, इतना समझ गए ना, बहुत ही आसानी समझाया भाई, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कुछ नहीं करना, आप है ना फाइनल मोमेंटम इजिकल टू इनिशियल मोमेंटम कर देना है, क्योंकि यही तो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल करा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था, तो यहाँ पर जीरो पुट कर दिया, इक्वल्स टू लगाया, पी फाइनल की वैल्यू ये थी mv
माइनस एम बी माइनस रिकॉइल ऑफ ये वाली, ठीक है। अब बस इनको अरेंज कर लो भैया। जो न्यूमेरिकल आता है ना भैया, न्यूमेरिकल कैसा आता है इसमें, तो न्यूमेरिकल पूछता है आपको रिकॉइल वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी ऑफ गन की, ठीक है। तो रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें ये याद रख लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है उस रिकॉइल वेलोसिटी का, सिंपल से न्यूमेरिकल आएगा, तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दोगे। एम वी अपॉन में कैपिटल एम, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहां पर मैं टर्म को बता देता हूं, ये जो मास और वी है ये उसके हैं बुलेट के, और ये जो कैपिटल एम है, जो कैपिटल बड़ी वाली चीजें ना वो गन के हैं, बस, ठीक है। इसी पे बेस है ना एक क्वेश्चन कर। अब आ जाओ, तुम्हें समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट करो। कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना, तो यहाँ पर देखो पहले ना क्वेश्चन को रीड करना सीखो। क्वेश्चन को रीड करोगे तुम्हें ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल जाएगी। बहुत छोटी सी है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो सिंपल से वैल्यू पुट करनी होती है। आओ देखो, अब मैन फायर अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम। पहले तो मास को पहले केजी में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी है। मास ऑफ बुलेट है तो यानी कि छोटा एम है, तो यानी कि 0.2 kg। समझ में आया ना, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्या आएगा भैया, उसके बाद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो v जो दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखी है, स्मॉल v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अरे भैया इसमें भी कुछ समझने की बात थी। 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गन ऑफ मास देखो यहां पर लिख भी रखा है भैया, इतना इजी क्वेश्चन लेके आया था, देखो 1 kg यहां पर लिख भी रखा है। मास ऑफ गन कितना है, 1 kg, तो यानी कि कैपिटल एम कितना है भैया, 1 kg है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, यानी कि वी रिकॉइल पूछ रहा है, जो अभी हमने फॉर्मूला करा है, ठीक है। अब इसको तो कर दोगे यार तुम, देखो सिंपल से क्या है, वैल्यू पुट कर दो उसमें, मास इंटू वेलोसिटी वाली। देखो रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रिकॉइल मास एम वी अपॉन में कैपिटल एम, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, मास कितना है भैया 0.2 है, वेलोसिटी कितनी है 5 है, और उसके बाद 1। तो सिंपल से इसको करोगे, 0.2 को 5 से करोगे तो 1 आएगा, 1 यानी कि 1 मतलब 1.0 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी रिकॉइल गन की वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब कभी कभार क्या होगा, अब इसमें से आपको रिकॉइल वेलोसिटी पूछी है, आपसे है ना बुलेट की वेलोसिटी पूछ लेगा, ये रिकॉइल वेलोसिटी दे देगा, तो एक टर्म गायब होगी, बाकी 3 चीजें तुम्हें मिलेगी, इस तरीके से दे रखा होगा। तो ये इस तरीके से तुम न्यूमेरिकल है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे अभी हम, ठीक है। बाकी ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब आ जाओ भैया मैकेनिक्स टूल किट पढ़ते हैं, कौन कौन सी फोर्सेज है। ये फोर्सेज हमारे यूज हो रहे होंगे हमें एफबीडी बनाने में। एफबीडी क्या होता है, एफबीडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम, वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम पहले ना फोर्सेज समझ लेते हैं, कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं। तो सबसे पहले फोर्सेज समझो भैया, आ जा मेरे दोस्त। सबसे पहली फोर्स होगी वेट, तो वो क्या कर रही है, हमेशा नीचे की तरफ खींच रही होगी। देखो वेट है ना बॉडी का, हमेशा नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड टूवर्ड्स द अर्थ। तो अर्थ क्या होती है, ग्रेविटी से नीचे खींच रही होती है, तो वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ये ध्यान रखना। ये जो मैं आप बातें बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारे फ्री बॉडी डायग्राम में हेल्प कर रहे होंगे, तो ध्यान से सुनते रहना। स्ट्रिक्टली टूवर्ड अर्थ सेंटर, सेंटर से लगेगी बॉडी के और नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो भैया, ये एप्पल गिरा है सेब पेड़ से, तो वेट उसका नीचे लग रहा है, जो सेब का वेट है ना वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो वेट को हम डिनोट करते हैं mg से। W इज इक्वल टू होता है mg, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या होता है mg, मास है सेब का, और g क्या है, ग्रेविटी जो वैल्यू है 9.8, और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम 10 लेते हैं। उसके बाद आता है भैया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसी फोर्स है भैया, पुश फोर्स है, यहां पर नेचर भी लिख रखा है, ठीक है। और ये क्या होती है, स्ट्रिक्टली परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, हमेशा क्या है बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगी। जैसे कि ये मेरा फोन है, नॉर्मल फोर्स है ना, इससे परपेंडिकुलर लगेगी ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से लग रही हुई परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ये बॉडी है, तो इस बॉडी के एन, ये जो एन डिनोट कर रहा है, ये नॉर्मल फोर्स इस तरीके से लग रही है, ठीक है। तो वेट समझ लिया, नॉर्मल फोर्स समझ लिया, साथ साथ ना एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि ना तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आ जाओ टेंशन। अरे भैया टेंशन यहां भी आ गई। पहले हमारे जीवन में बहुत सारी टेंशन है, रिया मेरे से बात नहीं कर रही है, उसको टेंशन है, ठीक है। तुम्हारा दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहा है, उसको टेंशन है। तुम एक दूसरा दोस्त है, उससे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, उसकी वो टेंशन है। तो सबकी टेंशन अलग अलग है जीवन में, लेकिन फिजिक्स को भी टेंशन से दूर रखना है,
मतलब क्या है, फिजिक्स में भी जो टेंशन है ना उसको भी दूर रखना है। तो सबसे पहले इसका नेचर समझो, कैसी नेचर होती है, पुल वाली नेचर होती है, खींचते अपनी तरफ, ठीक है। अब देखो अवे फ्रॉम द बॉडी, क्या बताया मैंने भाई, टेंशन को कोई पास रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता ना, तो अवे दूर ही रखो भाई, टेंशन बहुत बेकार चीज है। तो इसमें क्या है, ये हमेशा जो इसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द बॉडी होगी। जैसे कि ये देखो स्ट्रिंग है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, मतलब दीवार है, और हाथी को रस्सी से बांध दिया है। रस्सी जो टेंशन होगी ना वो स्ट्रिंग में होगी। स्ट्रिंग मतलब रस्सी होती है, रस्सी मासलेस होती है, उसका कोई मास नहीं होता, हम मान के चलते हैं, एजप्शन है ये, ठीक है। जो 99% जो न्यूमेरिकल होंगे ना वो मासलेस स्ट्रिंग मान के चलेंगे। तो ये रस्सी में ना ये इक्वल एंड अपोजिट ये भी लगती है, ठीक है, दोनों बॉडी लगेंगी। ये जो रस्सी है ना, इस साइड टेंशन लग रही होगी टी, और इस साइड टेंशन लग रही होगी टी। एक बॉडी ये है, इससे अवे टेंशन, दूसरी बॉडी ये है, इससे अवे टेंशन। तो मैंने क्या बताया, अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी। समझ में आ गया? एक ही स्ट्रिंग में दो दो टेंशन हो सकती है, लेकिन टेंशन दोनों की सेम है। अब एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर दो स्ट्रिंग है तभी टेंशन अलग होगी। देखो एक एग्जांपल से यहां से समझते हैं, टेंशन स्ट्रिंग है ना अलग कैसे होगी। जैसे देखो इसको है, मैंने यहां पर एक ब्लॉक टांग, यहां पर एक ब्लॉक है और यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये यहां पर टंगा लगा हुआ है, एक रस्सी से ये बंधा हुआ है और एक रस्सी से ये बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो टेंशन होगी ना टी, यहां पर T1 होगी और यहां पर क्या होगी, T2 होगी। ये भी इस पे बनाएगा, ये भी T2 होगी, और ये भी यहां पर भी टेंशन लग रही होगी, T1 होगी। इतना समझ में बताऊं कैसे? देखो अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। जैसे ब्लॉक आ गया ना, यहाँ पे मान लो 2 kg का ब्लॉक है, हाँ ये दो, अरे क्या करता है, 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तो इस पे जो टेंशन लगेगी ना वो सेम होगी। भाई सीधा कर लेना, सीधा नहीं खींच रहा मैं। इस पे जो टेंशन लगेगी वो सेम होगी, T2 और यहाँ पर जो टेंशन है वो T1 इस तरीके से होगा। अगर बीच में ब्लॉक नहीं है तो टेंशन सेम रहेगी, अगर ब्लॉक है आ गया तो टेंशन बदल जाएगी, यहाँ T1 थी, यहाँ T2 हो गई, इस तरीके से है, ठीक है। इतना समझ में आ गया तुम्हें? यहाँ देखो एक ही रस्सी थी ना, पूरी एक ही रस्सी थी, टेंशन भी एक ही है, ठीक है। अरे इतनी सारी टेंशन लेकर क्या करोगे भाई, पहले ही टेंशन बहुत ज्यादा जीवन में। आ जाओ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स मतलब जैसे कि स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग को ऐसे खींच देते, जैसे ये देखो ये स्प्रिंग है, इस पे हमने कंप्रेस करा, तो कंप्रेस करके वापस से स्ट्रेच होगी, तो ये यहाँ पर लगती है स्प्रिंग फोर्स। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है F - kx, इसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। ये क्या होता है, फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो तुमने ना यहाँ पर देखो, तुमने ना इसको प्रेस करा, फोर्स तुमने इस डायरेक्शन में लगाई, लेकिन वापिस से जो रिस्टोर करेगा तो पीछे की तरफ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो क्या अपोजिट इन डायरेक्शन में होती है। तो ये सारी फोर्सेज होती हैं, हमें FBD बनाने में हेल्प कर रही होंगी, तो इनको ध्यान से समझ लेना। नेचर भी बता रखा है, डायरेक्शन भी बता दी कौन सी कैसे लगती है, और एग्जाम्पल भी दे दिए। अब चलें आगे, अब आ जाओ भैया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री से जैसे क्या है, कोई भी बॉडी है उसको फ्री कर दो। फ्री मतलब नेट इक्विलिब्रियम उस पर 0 होना चाहिए। नेट इक्विलिब्रियम ये क्या होता है भैया, मतलब नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, ठीक है, ये करना है। तो स्टेप सुन लो। सबसे पहले आइसोलेट द सिस्टम। जैसे इंक्लाइन प्लेन है, अब इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को उठा के हमें बाहर रख लेना है, उसी के ऊपर सारी फोर्स ड्रॉ करनी है। देख अब ध्यान से समझियो, एक ब्लॉक हमने ये बना लिया, ठीक है। सबसे पहले तो इस पे फोर्स बता। देख सबसे पहले मान ले इस पे मैंने लिख लिया 2 kg का बॉक्स है, इसका फ्री डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, कौन कौन सी फोर्स आएगी भैया, कौन कौन सी फोर्स आएगी। एक तो सबसे पहले नीचे क्या लगेगा भैया, हमारा mg लग रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स कैसे लगती है भैया, ऊपर की तरफ लगती है n। ये दो फोर्सेस तो तुझे ध्यान में रखनी है, वेट सबसे पहले नीचे और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, ये परपेंडिकुलर इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन भैया इंक्लाइन प्लेन वाला समझ में नहीं आता, तो अब इस पे फोर्स हमें कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही होगी भैया, सबसे पहले तो सेंटर पे mg बनाओ, ये सेंटर है, इसका mg डाउनवर्ड नीचे लग रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने mg लिख दिया। उसके बाद नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगती है, परपेंडिकुलर लगती है।
ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब लाइन ऑफ एक्शन तुम्हें बनाना जरूरी है क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक करने हैं हमें। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन है हमारा, यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। तो ये अगर हमारा एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री लगाइए, सिंपल से कुछ नहीं, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, इस तरीके से होगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे भैया, उसके बाद कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर वाला, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये जो होगा इसे हम कहेंगे mg साइन थीटा, इसे हम कहेंगे mg कोस थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल जो होती है ना वो किसके इक्वल होती है भैया, mg कोस थीटा के। ठीक है, नॉर्मल जो किसके इक्वल होती है, mg कोस थीटा के। ये देखो ये n जो है वो mg कोस थीटा के इक्वल है ना, ये इससे बैलेंस कर रही है, ऊपर n है, ये नीचे mg कोस थीटा है, तो ये इसको बैलेंस कर लिया। और mg साइन थीटा किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स के इक्वल होगा, नेट फोर्स mg साइन थीटा। तो अब तुम बताओ ये इसको कौन ढकेल रहा है, इसको जो नीचे की तरफ ढकेल रहा है ढलान पे, वो ये वाला कंपोनेंट ढकेल रहा है भाई, mg साइन थीटा की वजह से जा रहा है वो नीचे ढलान पे। और जो इसको सटा के रख रहा है, वो चिपका के रख रहा है बॉडी से इंक्लाइन प्लेन से, वो mg कोस थीटा है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट इस तरीके से ब्रेक होते हैं, तुम्हें ये ध्यान रख लेना है बस। ठीक है, एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है mg cos थीटा, नेट फोर्स के इक्वल होगा mg sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है, 37 डिग्री हो सकता है, 53 डिग्री हो सकता है, जनरली यही आते हैं। तो तुम है ना एक ये वाला ट्रायंगल याद रखो, ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, मतलब काफी यूज होता है यहाँ पर। इसके एंगल भी याद रखने हैं, साइड भी याद रखनी है। तो इसका एंगल मान लो ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये की साइड तुम्हें याद रखनी है, इसकी साइड होती है यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, अब तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है साइन 37 की वैल्यू बताओ। तो साइन 37 की वैल्यू क्या रखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये थीटा यहाँ पर 37 होता, तो यहाँ पर तुम सिंपल से वैल्यू रख देते mg cos 37। ठीक है, mg sin 37। तो ये वाला ट्रायंगल तुम्हें याद रखना है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो, ये जो 53 है ना, 5 और 3 के बीच में जो एंगल होगा ना वो 53 होगा। ठीक है, तो बाकी 5 और 3 बना दिया 4, ये तुम्हें पता है, ये पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है भैया ये वाला जो एंगल है वो 53 यहाँ पे हो जाए। देखो ये वाला एंगल क्या है, 53 यहाँ पे हो जाए, तो क्या करोगे, 5 और 3 जहां भी 53 हो ना, एक एंगल याद रखो, 5 यहाँ पे लेना और 3, ये देखो 5 और 3 53, ये वाला एंगल, तो ये क्या हो गया भैया 37 डिग्री हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से 53 याद रखो, जहां भी एंगल बनाओगे ना वहां से तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये तो पूरा जो होता है ट्रिपलेट होता है हमारा, तो ये तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी में ना cos 53 sin 37 यही वैल्यू पुट कर रखी होंगी, और ये कंपोनेंट तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, देखो ये वाला है ना इस तरीके से था, यहाँ पर देखो मैंने ना उल्टा बनाया वो। अब तुम कहोगे भैया mg sin थीटा तो इधर है और mg cos थीटा इधर है, और आपने तो इधर बनाया है, mg sin थीटा इधर बनाया है और mg cos थीटा इधर बनाया है, कौन सा गलत है? तो भाई कोई सा भी गलत नहीं है। देखो ये जो प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन है वो इधर की तरफ ढलान जा रहा है, तो नीचे की तरफ जो ले जा रहा होगा ना, बस वो वाला कंपोनेंट याद रखो तुम, जो नीचे की तरफ ले जा रहा होगा वो mg sin थीटा होगा, जो इसको है ना सटा के रख रहा होगा वो mg cos थीटा होगा। ठीक है, अब इसमें नीचे की तरफ इस साइड है, इसमें नीचे की तरफ अपोजिट साइड है, ये देखो इसमें इस साइड है, तो कंपोनेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब समझते हैं भैया पुली वाले क्वेश्चन, इसमें भी कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एटवुड मशीन, इसे हम क्या कहते हैं, एटवुड मशीन भी कहते हैं, फ्रिक्शन लेस पुली। तराजू होता है ना, तराजू, उसमें एक किलो 2 किलो यहाँ आलू भर दिए, यहाँ पे बाट रख दिया, तो यूँ तोलते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस तरीके से ही मान चलो एटवुड मशीन वही होती है। देखो क्या रखे ना यहाँ पे एटवुड मशीन। तो इसमें देखो क्या होता है, ये पुली है, पुली से ना ऐसे रस्सी से बांध दिए हैं, 2 मास लटका दिए M1 और M2। ठीक है, अब क्या है इसका है ना, मैं जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और उसी के बेस पर आपके न्यूमेरिकल हो रहे होंगे। तो यहां देखो ये M1 वेट है, ये M2 वेट है। ठीक है, M1 क्या है, हैवियर है, और M2 क्या है, लाइटर है। अगर ये हैवी है तो क्या ये इस साइड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और ये ऊपर उठेगा लाइट वाला। ठीक है, तो अब इसमें ना एक्सेलरेशन निकालने का क्वेश्चन आता है।
एक्सेलेरेशन निकालने का क्वेश्चन आता है, तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे बताओ। ठीक है, तुम्हें करना है टेंशन बनानी है, पहले ना एफबीडी बनाओ इसका। एफबीडी कैसे बनाओगे, स्ट्रिंग में मैंने बताया टेंशन होती है, तो वेट क्या लगता है, नीचे लगता है, तो एम जी, तो वेट क्या है एम टू जी। ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ लगती है, टेंशन लगी टी। अब देखो भैया यहाँ पर टेंशन T1 T2 क्यों नहीं हुई, क्योंकि भाई ये है ना एक ही रस्सी है। अब इनको है ना तो उठा के ऐसे कर दे, इनको उठा के ना ऐसे कर दे, तो एक ही रस्सी तो है, मास ब्लॉक चेंज थोड़ी हो रहे हैं, बीच में चेंज होंगे जब भी टेंशन अलग होगी। तो ये पूरी रस्सी क्या है, एक है, तो टेंशन भी इन पे सेम होगी। इसका एफबीडी बनाया हमने, तो M1 मास है तो M1 जी कर दिया और टेंशन ऊपर की तरफ लग दी। ठीक है, एक्सेलेरेशन ये भारी तो नीचे की तरफ हो रहा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं। एक्शन कैसे निकालते हैं, एक्सेलेरेशन फॉर्मूला ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स, मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है उसका एम वेट और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका वेट माइनस कर देंगे, नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला। तो ठीक है, क्या है मतलब ये नेट फोर्स है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है, एफ नेट अपॉन में टोटल मास। ठीक है, एफ नेट अपॉन में टोटल मास। अब तुम है ना एफबीडी बनाकर भी सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से देखेंगे अभी हम। देखो ठीक है, तो हमने ड्राइविंग फोर्स कौन सी हमारी M1G, यही है ना M1G, तो M1G रख दिया माइनस M2G। ठीक है, और नीचे टोटल मास M1 प्लस M2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्सेलेरेशन का। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रख लेना है, या सिंपल से ऐसे याद रख लो, M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2, और इस साइड में G मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना। या फिर ये भी याद रख सकते हो M2G, क्यों G तो कॉमन है, यहाँ से G कॉमन आ जाएगा। अब याद रखना तुम्हें ना हैवी वाले मास में से लाइटर वाला मास माइनस करना है, यूं नहीं कि लाइटर में से माइनस करते फिर अपोजिट आ जाएगी डायरेक्शन। तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हमने M1 का मास मान लिया 12 kg का है, ठीक है, M2 का मास मान लिया 8 kg का है। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला पुट करना है हमें। ठीक है, तो 12 kg को mg निकालोगे तो M1g क्या आएगा भैया, M1 की वैल्यू कितनी है 12 और G की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 120 आ गया ना 120। इसी तरीके से M2G निकालोगे क्या आएगा 8 इंटू सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आएगा बताओ 8 इंटू 10, तो क्या आ गया भैया 80 आ गया। ठीक है, वही लिख रखा है 120 माइनस 80, और दोनों को मास ऐड करिए 12 प्लस 8 40 और 40/20, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। समझ में आया समझ में बताओ। हाँ भैया समझ में आ गया। चलो एक टेंशन फाइंड करते हैं, बहुत एक न्यूमेरिकल ये भी तो हो जाए। फाइंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। देखो 8 kg वाले से भी निकाल सकते हो और ये 12 kg वाले से भी निकाल सकते हो, तो इसका हमें ना एफबीडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक एफबीडी बनाओ, ये देखो यहां पर लिखते हैं। ठीक है, एक तो यहां पर टेंशन कौन कौन सी लग रही है, नीचे की तरफ हमारा क्या है वेट है, ऊपर की तरफ क्या है टेंशन है। ठीक है, ये 8 kg है, 8 kg। एक्सेलेरेशन क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अरे भाई कितने मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, और ऊपर हमारी स्ट्रिंग में टेंशन है भैया टी। यहां पर टेंशन मान लो हमारी क्या है टी है, मान के लो है ही, और यहां पर लग रहा है हमारा एम जी। ठीक है, तो वेट बताओ यहां पर कितना है। अब जहां पर तुम्हें नेट फोर्स इक्वल रखना है, एफ इजिकल टू एम ए लगाना है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो एफ इजिकल टू क्या है, एफ की वैल्यू हम बाद में रखेंगे पुट करेंगे। तो टोटल फोर्स कौन सी है, एक तो ऊपर लग रही है टेंशन टी, ठीक है, माइनस, अब नीचे अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगी तो माइनस लगाया, तो एम जी, एम की वैल्यू कितनी है 8 और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 8 इंटू 10 ये हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू को पुट करनी है यहाँ पे, तो एफ इजिकल टू क्या होता है एम ए, ठीक है, टी माइनस ए टी। एफ एम कितना है हमारा यहाँ पर 8 है और उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 2। ठीक है, तो टी माइनस ए टी, 8 दूनी 16, तो 16 टी माइनस 80, तो टेंशन कितनी आ जाएगी भैया 16 प्लस 80। ठीक है, तो टोटल टेंशन कितनी आ गई 80 और 10 90 96 न्यूटन। ठीक है, 96 न्यूटन आ गई, ये जो टेंशन थी यहाँ पर
96 न्यूटन आ गई। भैया अगर हम इससे निकालते तो क्या होता, तो भैया इससे भी सेम आती, चेक कर लें। हाँ भैया मजा आएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो सिंपल क्या करो भैया, इसको ये जो 8 kg का है ना, इसको कर दो किसका, 10 कितना 12 kg का कर दो, 12 kg का। तो इक्वेशन कैसे बदलेगी वो देखो तुम, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। अब है ना 12 kg वाला को देखते हैं, ये 8 kg से टेंशन होगी, तो दोनों अगर हमारा कंसेप्ट सही है ना, तो इसका मतलब टेंशन दोनों से सेम आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। तो अब तुम है ना यहाँ पर है ना 12 kg वाला FBD बनाओ जल्दी फटाफट। 12 kg से ऊपर लग रही है टेंशन, नीचे लग रहा है वेट, और एक्सेलेरेशन कहाँ जा रहा है भैया, एक्सेलेरेशन इसका नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे, ठीक है। तो ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ऊपर लग रहा है हमारा टेंशन, इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब नीचे लग रहा है हमारा 12 kg है ये वेट, यानी कि mg। अब इक्वेशन बनाओ। अब देखो ये क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि ये वाला जो फोर्स है ना ये ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो नीचे की तरफ जा रही है। तो पहले हम इसको फोर्स जो इक्वेशन लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, देखो F इज इक्वल टू mg माइनस टी। इसमें क्या था, हमने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू टी माइनस 80 लिखा था। क्यों, क्योंकि ये ना ऊपर की तरफ जा रही है, यानी टेंशन फोर्स ज्यादा है, और इसमें क्या है, ये वेट वाला ज्यादा है, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो ना उस तरफ पहले लिखना है उसको, मतलब वो वाली फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो mg की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, माइनस टी। F की वैल्यू पुट करो ma, तो मास कितना है 12, और a कितनी है 12 इंटू 24, यानी कि 24 आ गया, ठीक है। तो अब टेंशन निकाल लो भैया, इसको क्या करो 120 को इधर लेके आ जाओ, एक काम करो टी को इधर लेके आ जाओ, 120 और ये 24 माइनस, अब बताओ कितना आएगा, ठीक है। 120 में से 24 गए, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 2 गए 9, आ गया ना भैया 96 न्यूटन। टी यहाँ पर भी 96 न्यूटन आ रहा है, और टी यहाँ पर भी 96 न्यूटन आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा कंसेप्ट सही है, दोनों में टेंशन सेम है, यानी कि स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग होगी तो टेंशन सेम होगी। समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसेप्ट कुछ नहीं है, FBD बनाना है, फोर्स ड्रॉ करनी है, इक्वेशन लगानी है, बहुत आसान है, ठीक है। आ जाओ अब ना जल्दी से फटाफट, है ना, ये पूरा कंसेप्ट था, स्क्रीनशॉट लेना चाहो चीट शीट है, ये सारे फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं तुम्हारे, ठीक है, जो जो हमने पढ़ा है यहाँ पर लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है भाई। कितना सुंदर सुंदर तुम्हारे लेके आया हूँ पूकी नोट्स। अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। जो जो गिवन है ना वो लिख लो। मास कितना है भैया, मास है हमारा 5 kg, मास है 5 kg, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, टाइम दे रखा है kg इनिशियली एट रेस्ट, यानी u की वैल्यू हो गई भैया 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। इफ द बॉडी मूव 50 मीटर इन 5 सेकेंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें 50 मीटर। अब तुम कहोगे भैया डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया, हम तो न्यूटन लॉ पढ़ रहे हैं। तो भाई सबका टाइम भी दे रखा है 5 सेकेंड। जो जो गिवन है ना उसको लिखते रहो फिर, ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या क्या यूज करना है हमें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मतलब फोर्स बताना है। F इजिकल टू ma, हमारा मास तो है, एक्सेलेरेशन नहीं है। अब देखा आया दिमाग में, देखो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इतना सारा डाटा दे रखा था, तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, वही पुरानी वाली जो पिछला वाला मेथड होता था ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, वही लगाएंगे। देखो सारी चीजें गिवन है, टी भी गिवन है, एम भी एस भी गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो तुम क्या कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 50 दे रखी है, यू 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो यानी कि ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 लिख दूँ डायरेक्ट, 100 इज इक्वल टू 25 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ये आ गया भैया हमारा। ठीक है, अब सिंपल से F इजिकल टू एम ए में पुट कर दो, F इजिकल टू एम ए पुट कर दो। मास कितना था, मास है 5 kg और एक्सेलरेशन कितनी आई हमारे 4, तो हमारा 20 न्यूटन का फोर्स आ गया। समझे? हाँ भैया समझे, ये वाला आंसर करेक्ट है। देखा? अब बताओ, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली डिपेंड अपॉन इट्स, स्टार्टिंग में बताया था भाई, अगर तुमने इसका आंसर नहीं दिया ना तो तुम्हारे से कट्टी कर लूंगा मैं। स्टार्टिंग में ही बोला था ना, किस पे डिपेंड करता है, आलसीपन, जितना ज्यादा मास होगा उतना उतना ही आलस होगा, तो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आंसर भी हमारा हो गया। अगला देखो, द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट विच फिजिकल क्वांटिटी। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, देखो एरिया जो होता है ना वो क्या बताता है, मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो वाई एक्सिस पे जो है एफ टी ग्राफ है, देखो इसमें क्या कह रहा है, एफ और टी। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो है ना एरिया मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, तो एफ टी ग्राफ हो रहा है, तो एरिया क्या होगा, एफ इंटू टी। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, बताओ। इसमें देखो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, वर्क डन नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ बाई एम होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये होगा इम्पल्स। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम क्या देता है हमें, इम्पल्स देता है। तो एरिया क्या बताता है भैया, इम्पल्स। ठीक है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ जो होता है वो बताता है हमें इम्पल्स, याद रखना। ठीक है, सिंपल से जो वाई एक्सिस मतलब उसको मल्टीप्लाई करना एक्स एक्सिस से। एरिया क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही तो करते हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वही करा है। उसके बाद देखो, अ मैन ऑफ मास m इज इन अ एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, हिज अपरेंट वेट विल बी। देखो ये वाला कंसेप्ट है, तुम्हें पहले पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन है ना इसमें रह गया, देखो लिफ्ट में कभी ट्रैवल करे तुमने, अरे भैया गरीब समझे हो क्या हमको, लिफ्ट में तो आते जाते रहते हैं हम। हमारे स्कूल कई, अब तो कई स्कूलों में भाई लिफ्ट, स्कूल में ही लिफ्ट लग गई, कई तगड़े तगड़े जो स्कूल होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं तुम है ना लिफ्ट में जा रहे हो, ये हमारी भैया लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट है, यहां पर है, तुम खड़े हो यहां पर, तुम्हारा वेट डाल दूं यहां पर, ये चिन्नू मिन्नू है। ठीक है, ये बंदा है लिफ्ट में, तो लिफ्ट जा रही है भैया ऊपर, लिफ्ट जा रही है ऊपर ए एक्सेलरेशन से, इसका वेट लग रहा है नीचे। ठीक है, तो इसमें अब तुम बताओ टोटल वो क्या होगा, नेट फोर्स कितनी होगी। नेट फोर्स कैसे निकलेंगे, एफ इजिकल टू, नीचे लग रहा है एम जी, नेट लग रहा है एफ इजिकल टू एम जी, नीचे ऊपर जा रही है ए से ऊपर स्पीड में जा रही है। ठीक है, ऊपर स्पीड में जा रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जब ऊपर जा रही है ना लिफ्ट अपवर्ड, लिफ्ट अपवर्ड। नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होती है, परपेंडिकुलर लगती है। तो अब तुम बताओ, नीचे ये है ना लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर जाएगी, तो ऊपर वाले को सपोर्ट करेगी एन माइनस एम जी, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। यहां तक समझ में आया, नॉर्मल फोर्स ऊपर, वेट नीचे। ठीक है, अब एफ की वैल्यू लिखो एम ए, तो एन इजिकल टू माइनस एम जी। इसमें नॉर्मल फोर्स निकालने का सवाल आता है, तो इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो एम जी प्लस एम ए, तो नॉर्मल फोर्स कितनी आ गई भैया हमारी, एम कॉमन ले लिया, जी प्लस ए। ठीक है, इस तरीके से हमने एफ बी डी बनाया है। एक्सेलरेशन ऊपर, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो नॉर्मल फोर्स होगी वो ये होगी एम जी प्लस ए। यहां पर देखो यही दे रखा था, ये देखो एम जी प्लस ए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भैया अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो क्या करेंगे, आज बताता हूं क्या करेंगे। देखो अगर जब लिफ्ट नीचे जाएगी, इसको उठा के ना पहले यहां ले आता हूं। ठीक है, अब है लिफ्ट डाउनवर्ड का समझो, डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, देखो अब ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एम जी, और ये लिफ्ट हमारी क्या जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ए स्पीड, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है एम जी माइनस एन। ठीक है, तो एफ इजिकल टू एम ए होता है और एम जी माइनस एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, एम जी माइनस एम ए, और एन इजिकल टू एम जी माइनस ए, ये हो जाएगी।
अगर लिफ्ट है ना ऊपर की तरफ जा रही है तो G+a, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो G-a। ग्रेविटी में से एक्सेलरेशन माइनस करना है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी में एक्सेलरेशन को सपोर्ट करना है। ठीक है, बस इस तरीके से है। तो यही था आज का मजेदार सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे फ्रिक्शन एंड सर्कुलर डायनामिक्स, बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ रिपोज, जो भी चीजें बच रही है हमारी चैप्टर की वो हम उस क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।